हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का यह बूस्टर डोज नंबर 8 होगा। हालांकि ये जो सीरीज चल रही है इससे एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, आरओ एआरओ, लेखपाल भर्ती और भी बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं जो हैं और जो भी परीक्षाएं जिसमें करंट अफेयर और स्टैटिक पूछा जाएगा, सभी के लिए यह सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। कारण ये है कि यहाँ पर जो भी प्रश्न समाहित किए जा रहे हैं, जो भी प्रश्न यहाँ पर लिए जा रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ यूपीएचई असिस्टेंट प्रोफेसर ही हैं। ठीक है, तो ये आपका बूस्टर 8 होगा। अब तक 7 बूस्टर अपलोड किए जा चुके हैं जिनको आप लोगों ने बहुत अधिक सराहा है और थियरी की क्लासेस भी लगातार चल रही हैं। बहुत ही जल्द आपके लिए एक ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है, क्या राय है आप लोगों की बताइएगा। एक ऐसा ग्रुप जिसमें ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाए, साथ ही साथ जो आपका पूरा सिलेबस है जीएस वाला, सारा सिलेबस उसी में समाहित कर दिया जाए नोट्स बनाकर, और P2P गाइडेंस भी, यानी कि सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन 2 घंटे के लिए ग्रुप खुलेगा। उसमें आप लोग बातचीत कर सकते हैं और अपनी जो समस्याएं हैं उसको आप रख सकेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये ग्रुप बनना चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, अदरवाइज जैसे चल रही सीरीज जैसे ही चलती रहेगी। तो ये आपका बूस्टर 8 है और शुरुआत में हम अब आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए थे। जैसे कि ये जो प्रश्न आपको मिलेंगे, लगभग कुल मिला के 15 से 20 प्रश्न आपको यहाँ पर मैं ऐसे दे रहा हूँ जो हाल ही में संपन्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। जैसे कि बीएड की जो जेईई परीक्षा हुई थी बिहार वाली, तो उसमें से कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं, बाकी अन्य परीक्षाओं से हैं। जैसे कि एक प्रश्न ये पूछा गया था कि किस कवक को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। अब ईवीएस में यह प्रश्न आ सकता है क्योंकि पर्यावरण जो है ना बहुत ही व्यापक कवरेज रखता है। पर्यावरण और ज्योग्राफी में कभी कभी तो डिफरेंस करना तक मुश्किल हो जाता है कि कौन सा प्रश्न ज्योग्राफी में जाएगा, कौन सा बायोलॉजी में जाएगा, कौन सा पर्यावरण में जाएगा। तो ये काफ़ी जो है विस्तृत एरिया आपका हो जाता है। तो प्रश्न है कि किस कवक को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर अगर आप जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते तो जान लीजिए। पेनिसिलियम जो होता है इसको ग्रीन मोल्ड कहा जाता है। ठीक है, एमडीटी का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा ना कि एमडीटी का टीका लगवाया जाता है। तो एमडीटी का जो उपयोग होता है यह कुष्ठ रोग के लिए होता है। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुष्ठ रोग, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग, ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका जो कारक होता है वो एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम लेपे। क्या कहते हैं? माइकोबैक्टीरियम लेपे। और अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक फुट डिजीज़, इसको ना BFD के नाम से पुकारते हैं। ब्लैक फुट डिजीज़, ये जो रोग होता है इसका कारक एक प्रदूषक होता है, उसका नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूछा गया था कि ब्लैक फुट डिजीज़ यानी कि BFD का कारक प्रदूषक कौन सा है। तो आर्सेनिक युक्त जो पानी होता है, आपको पता है ना कि भारत में भी पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश, यहाँ पर भी ये समस्या बहुत अधिक पाई जाती है, आर्सेनिक युक्त जो जल होता है। खास तौर से ये जो ब्लैक फुट डिजीज़ है ये मुख्य रूप से ताइवान में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो कारक है वो आर्सेनिक प्रदूषित जल होता है। ठीक है, तो इससे आपको बचना चाहिए। खगोलीय दूरी को कैसे मापा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को मापा जाता है यहाँ पर लाइट ईयर में। एक लाइट ईयर क्या होता है? आपको पता है ना कि दुनिया में सबसे तेज ज्ञात जो चलने वाली चीज़ है वो प्रकाश है। प्रकाश 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है आप बताओ? तो माना जाता है कि लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी प्रकाश 1 सेकंड में तय करता है। अब आप कल्पना करो कि ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 1 दिन में कितनी दूरी तय करेगा और 1 वर्ष में। तो प्रकाश 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है ये लगभग आपका हो जाएगा 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर हो जाएगा। 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर ये दूरी आएगी। तो इसको कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष। ठीक है, और इसी से खगोलीय दूरियों को मापा जाता है। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या दर्शाती है? अगर मतलब मान लेते हैं कि कोई एक मैटर है, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो गैर धातु चरित्र को दर्शाती है, नॉन मेटलर्जिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये प्रश्न देखो थोड़ा सा टफ लग सकता है जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, लेकिन बस आप इतना समझिए कि अगर कोई मेटल है या फिर कोई भी द्रव्य है, कोई भी चीज़ है, अगर उसमें
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है तो वो उसका जो नॉन मेटलर्जिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको वो शो करेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें जो लेंस प्रयोग में लाया जाता है वो कौन सा लेंस होता है, तो इसे आवर्धित लेंस या फिर उत्तल लेंस कहा जाता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी में जो प्रयुक्त लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, मानव में विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन ये उत्सर्जन के माध्यम से करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि उत्सर्जन का जो पूरा एक तंत्र है हमारे शरीर में, तो इसी के माध्यम से जो विषाक्त नाइट्रोजन होता है और जो अपशिष्ट होता है वो शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो इसे कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, उत्सर्जन तंत्र इसे कहेंगे। और पहाड़ों के लिए सार्वभौमिक रूप से जो स्वीकृत रंग है, कई बार ये कोई प्रश्न पूछा भी गया है कि पहाड़ों के लिए सार्वभौमिक रूप से जो स्वीकृत रंग है, यानी कि अगर मान लेते हैं कि कोई तस्वीर आप बनाते हैं उसमें आप पहाड़ बना रहे हैं तो इसको आप किस रंग से रंगेंगे, ग्रे से, स्नो वाइट से, बर्फीले सफ़ेद से, या फिर गहरे हरे से, या फिर भूरे से। तो ध्यान देना कि ये जो कलर होता है ना ये भूरे रंग से रंगा जाता है। तो माउंटेन्स के लिए जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कलर है वो कौन सा है, तो ये भूरा कलर होता है। बोलोमीटर का नाम आपने सुना है, बोलोमीटर। आप बताओ कि बोलोमीटर से आप क्या मापेंगे, बोलोमीटर से क्या मापा जाता है। ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बोलोमीटर से क्या मापा जाता है, तो जो अवशोषित विकिरण होता है ना उसको मापते हैं बोलोमीटर से। तो अवशोषित शक्ति जितनी अधिक होगी तापमान उतना ही अधिक माना जाता है। तो बोलोमीटर से क्या मापते हैं, विकिरण का अवशोषण। ठीक है, इसके बाद है जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो जो आपका जेट इंजन होता है ये रैखिक संवेग के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो जो जेट इंजन आपका होता है ये रैखिक संवेग के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तरल धातु कौन सा है, विस्मत दे दिया था, Bi से इसको इंडिकेट करेंगे, या फिर मैग्नीशियम, ये Hg है मरकरी यानी कि पारा, और सोडियम में इसमें तरल धातु कौन सी है, तो तरल धातु इसमें होगी आपकी ये Hg यानी कि मरकरी, जिसको आप पारा कहते हैं। मरकरी जो है यानी कि पारा, Hg जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है। आपको पता है ना कि एटम में S, P, D और F ब्लॉक माने जाते हैं, तो ये डी ब्लॉक में आता है आपका मरकरी, जो कि एक तरल धातु के रूप में देखा जाता है जैसे कि कमरे के ताप पर। ठीक है, कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, प्राइमरी कलर के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। हालांकि ये बहुत रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्योंकि आ गया है तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ना जो प्राथमिक कलर होते हैं वो हरा, लाल, पीला और नीला। तो इसमें RGB जो होता है रेड, ग्रीन और ब्लू, ये प्राइमरी कलर में आते हैं, हरा, लाल और नीला। पीला जो है यह RGB में नहीं है, तो ये प्राथमिक रंग नहीं होगा। कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर की सैनिक कहलाती हैं, रक्त कोशिकाएं शरीर की सैनिक कहलाती हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स या फिर सभी। तो जो WBC है इसे शरीर का सैनिक कहा जाता है, और WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। अब देखो आपको पता है ना कि WBC और RBC, कई बार एग्ज़ाम में ये पूछते हैं कि WBC का फुल फॉर्म क्या है और RBC का फुल फॉर्म क्या है। तो अगर ये प्रश्न एग्ज़ाम में आ गया तो आप क्या कहेंगे बताओ। तो देखो ये जो आपका WBC है इसको कहेंगे वाइट ब्लड सेल, और RBC क्या होता है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, दोनों आप याद रखना। कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि मीथेन होता है ना आपका CH4 से आप इंडिकेट करते हैं, तो ये घिरा हुआ है नेपच्यून। और कौन सा अनुच्छेद सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल से संबंधित है, तो आर्टिकल 45। ठीक है, अब कुछ ऐसे प्रश्न जो कि लेटेस्ट करंट अफेयर पर आधारित हैं और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको भी देखते हैं। जैसे कि 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रुप में भारत की वैश्विक रैंक क्या है। आपको पता है इस दुनिया में सबसे अधिक जो स्टार्टअप यूनिकॉर्न शुरू हो रहे हैं वो अमेरिका में शुरू हो रहे हैं। हालांकि संख्या वहाँ पर घटी है, लेकिन फिर भी अभी USA जो है वो अभी भी जो USA है वो टॉप पर है। दूसरे स्थान पर UK है और अब भारत आ गया है तीसरे स्थान पर। हालांकि पिछले साल तक भारत जो था वो चौथे स्थान पर था, इजराइल तीसरे स्थान पर था, लेकिन अब इंडिया जो है वो 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे स्थान पर आ गया है। हाल ही में भारत ने साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस और डिजिटल फोरेंसिक सहित साइबर सुरक्षा में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए हैं। किस देश के साथ, तो अमेरिका के साथ। मतलब भारत और अमेरिका मिलकर अब साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस और डिजिटल फोरेंसिक पर काम करेंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट तारानाकी, अब ये नाम जरूर याद रखना, मुझे तो लगता है कि एग्जाम में पक्का पूछा ही जाएगा ये क्वेश्चन। माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान, एक जीवित व्यक्ति के समान उसको कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो प्रश्न ये है कि ये जो माउंट तारानाकी है यह किस देश में स्थित है। तो ध्यान देना कि यह स्थित है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में स्थित इस पर्वत को एक जीवित व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं। एकोवेरिन 2025 सैन्य अभ्यास 2025, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एकोवेरिन नामक जो युद्धाभ्यास होता है यह भारत मालदीव के साथ करता है। पिछले साल मालदीव और भारत में कुछ वाक युद्ध भी हुए थे। वाक युद्ध समझ रहे हैं ना, एक दूसरे पर गलत तरीके से, खैर वार तो मालदीव की ओर से ज़्यादा हो रहे थे। तो भारत और मालदीव मिलकर जो है एकोवेरिन नामक युद्धाभ्यास करते हैं। 2025 में इसका 13वां संस्करण आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तो देखो 2 से 15 फरवरी 2025 तक इसका जो 13वां संस्करण है इसको आयोजित किया गया है। ठीक है, पहली बार इसे 2009 में आयोजित किया गया था और इस साल का जो संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन ये किया गया है मालदीव में। जो 13वां संस्करण है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मालदीव में किया गया है। हाँ, इससे पहले जो 12वां संस्करण था ये 2023 में हुआ था चौबटिया उत्तराखंड में। पहली बार इसे 2009 में आयोजित किया गया था, याद रखना। ये साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं बताता हूँ। हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो सारी चीज़ें एक साथ देख लेते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड 2024, तो ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। इसमें 22 भाषाएँ जो होती हैं ये हमारी 8वीं अनुसूची में है और एक इंग्लिश और एक राजस्थानी मिलाकर 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। हाल ही में 21 भाषाओं में पहले ही घोषणा की गई थी। बाकी की जो 3 भाषाएं थी उनमें क्रम से अगर देखा जाए तो उनकी घोषणा बाद में की गई है, जिसमें हाल ही में डोंगरी और राजस्थानी में जो है इसे डिक्लेयर किया गया है। तो एग्ज़ाम में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि ये पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 ये अंग्रेजी भाषा में किस लेखक को दिया गया या किस किताब को दिया गया? तो अंग्रेजी में दिया गया है। किताब का नाम है स्पिरिट नाइट्स। यह एक उपन्यास है जिसको लिखा है स्टेरिन किरे ने लिखा है। किसने लिखा है? स्टेरिन किरे। ठीक है। हिंदी में साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 ये प्रदान किया गया है। एक कविता संग्रह है, नाम है इसका मैं जब तक आई बाहर, और कविताकार हैं गगन गिल। राजस्थानी में यह साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 दिया गया एक कविता संग्रह है गांव अर अम्मा को, और लिखा है मुकुट मणिराज ने। संस्कृत में यह अवार्ड दिया गया भास्कर चरितम नामक कविता को, लिखा है दीपक कुमार शर्मा ने। और डोंगरी भाषा में हाल ही में इसका जो है घोषणा की गई है डोंगरी भाषा में। तो डोंगरी भाषा के जो लेखक है चमन अरोड़ा, उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। और 2 प्रश्न यहाँ पर मैं आपको कराता हूँ, जैसे कि अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक वॉक करने वाली जो महिला बन गई हैं वो सुनीता विलियम्स बन गई हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं सुनीता विलियम्स, जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक वॉक करने का अपना रिकॉर्ड बना लिया है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की हाल ही में अध्यक्ष बनी हैं विजया राहटकर। ठीक है, और इन्होंने अपनी पहली किताब का पहला संस्करण हाल ही में रिलीज़ किया है। किताब का नाम है कर्मयोगिनी वीरांगना। ये जरूर याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये भी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो विजया राहटकर हैं। इसके पहले कौन थी? तो रेखा शर्मा थी, जो रेखा शर्मा का स्थान लिया है विजया राहटकर ने। ठीक है। बीसीसीआई ने नमन अवार्ड 2025 का आयोजन मुंबई में किया। ध्यान देना कि ये जो नमन अवार्ड होता है ना, इसमें जो क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट हैं उसमें सभी उभरते हुए खिलाड़ियों को अवार्ड दिया जाता है। और बीसीसीआई ने इसका पहली बार आयोजन किया था 2006 में। 2019 से जब कोरोना शुरू हुआ था तो इसका आयोजन बंद था, मतलब 2019 में नहीं दिया गया, 20 में भी नहीं दिया गया, 21 में भी नहीं, 22 में भी नहीं, 23 में भी नहीं और 24 में भी नहीं दिया गया। अब 2025 में इसे प्रदान किया गया है। तो इसके अंतर्गत कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि पाली उमरीगर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नमन अवार्ड 2025 के अंतर्गत बीसीसीआई का जो पाली उमरीगर पुरस्कार है ये दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। तो जानते हैं ये आपके भारत के जाने माने क्रिकेटर हैं ये। इसके अलावा कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का अवार्ड मिला है स्मृति मंधाना को। और बीसीसीआई का स्पेशल अवार्ड दिया गया है रविचंद्रन अश्विन को। वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली जो महिला क्रिकेटर बनी है ये अवार्ड मिला है किसको?
दीप्ति सर्मा को मिला है। ठीक है, और जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि अब भारत में जो आर्द्र भूमि वेटलैंड्स हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है। तो आपको ये भी पता है कि वेटलैंड्स डे ये प्रतिवर्ष होता है 2 फरवरी को। ठीक है, और हाल ही में 4 नए वेटलैंड्स को घोषित किया गया है भारत में। और अब भारत में जो वेटलैंड्स हैं यानी कि रामसर स्थल हैं उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 89 हो गई है। 4 नए स्थलों को रामसर स्थल में जगह मिली है। तो इसमें चारों के नाम मैं आपको बताता हूँ। एक का है, देखो, एक है झारखंड से, एक है सिक्किम से, 2 है तमिलनाडु से। ठीक है, झारखंड से है आपका उधवा झील, तमिलनाडु से बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभयारण्य है, तीर्थंगल कहेंगे आप कह लीजिए, और सक्कारा कोट्टई, ये दोनों तमिलनाडु से हैं। और खेचियोपालरी नामक वेटलैंड है जो कि सिक्किम में है। तो ये 4 नए वेटलैंड भारत में शामिल हो गए हैं। भारत में पहले कुल मिला के 85 वेटलैंड थे, 4 और शामिल हो गए, तो अब ये संख्या कितनी हो गई है, 89 हो गई है। ठीक है, अब ध्यान देना कि 20 रामसर स्थलों के साथ भारत में तमिलनाडु अब टॉप पर है, यानी कि सबसे अधिक जो रामसर साइट्स हैं भारत में किस राज्य में हैं, तो तमिलनाडु में है। ठीक है, सर्वाधिक रामसर स्थल हैं तमिलनाडु में। और उत्तर प्रदेश का रामसर स्थलों की संख्या के मामले में दूसरा स्थान है। तो तमिलनाडु में 20 हैं और यूपी में 10 हैं। तो 10 रामसर स्थलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। इसी के साथ याद रखना कि जो रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को रामसर नामक शहर ईरान में हुआ था, और भारत इस कन्वेंशन पर 1982 में शामिल हुआ था। ठीक है, हालांकि 1981 में 1981 में ही उड़ीसा का जो चिल्का लेक है उसको भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। हालांकि अब इसे हटा दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। अब मतलब रामसर स्थल में चिल्का लेक शामिल नहीं है। ये लेटेस्ट अपडेट है, आपको किताबों में कम मिलेगा। एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला जो देश है ये भारत है। तो बात हो रही है एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पर हैं, तो भारत में। वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो सबसे अधिक जो रामसर स्थल है वो यूके में है 176, मैक्सिको में है 144, और फिर वर्ल्ड वाइड भारत का स्थान तीसरा है। एशिया में पहला स्थान है रामसर स्थलों के मामले में भारत का, और पूरी दुनिया में कितना है, तो तीसरा है। और मैंने आपको बताया ना कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसकी इस बार थीम क्या है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, हालांकि ये मैं आपको रामसर के बारे में एक बार पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मुझे लगा कि दोबारा से पढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आप लोग रिवीजन नहीं करते हो ना। पुराने वीडियोस को फ्रेंड्स एक बार जरूर देखा करो सप्ताह में, मतलब एक बार अभी देख लिया तो एक सप्ताह के बाद इसका रिमाइंडर लगा के देख लो, तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम पढ़ते तो बहुत हैं, समझ में भी खूब आता है, लेकिन बाद में फैक्ट याद नहीं रहते हैं। तो देखो ये फैक्ट है, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है कि एक बार आपने डेवलप कर लिया तो याद रहेगा। ये फैक्ट है, रटना तो पड़ेगा, और रटने का यही तरीका होता है कि सप्ताह में रिवीजन जरूर करें। और साप्ताहिक और मासिक रिवीजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ेंगे सारा किया धरा जो है उस पर पानी फिर जाएगा। विश्व एड्स दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 1 दिसंबर को। 2024 की इसकी थीम है टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। और हाल ही में महाबोधि महोत्सव मनाया गया था, कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के सांची में। कब तक, तो 30 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2024 के बीच में इसे मनाया गया था। तो ये आज का बूस्टर 8 था। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। तो अब मिलेंगे हम आपसे बूस्टर 9 में, और पीडीएफ के बारे में आपका क्या ख्याल है और ग्रुप बनाने के बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसमें जितना भी मैं आपको पढ़ाता हूँ उसकी एक समराइज पीडीएफ मैं आपको शेयर करूँ, और कुछ पर्सनल गाइडेंस भी, साथ ही साथ जो पूरा आपका सिलेबस है उसको भी कवर किया जाए, तो जैसा भी रहेगा कमेंट कर दीजिएगा। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अब ये जो आपकी क्लासेज है ना थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेंगी प्रतिदिन। अभी तो अल्टरनेट डे पे आपको मिलता है, या फिर कभी कभी तो 2-2 दिन बीत जाता है ना, लेकिन अब आपको ये जो क्लासेज हैं वो नियमित मिलती रहेंगी, रेगुलर। ठीक है, तो शीघ्र ही मिलते हैं आपसे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। हाँ, लाइक और शेयर फ्रेंड्स प्लीज़ करिएगा, क्योंकि बिना इसके तो पढ़ाने में मन लगता नहीं है। तो लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिएगा। धन्यवाद।